नमस्कार बच्चों, मैं हूं उदय सिंह और सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, इस चैप्टर में पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसमें तुम्हारे कुछ टॉपिक रह गए थे जिनको अब आगे हम डिफाइन करेंगे। पदार्थ अपनी अवस्था बदलते हैं। पदार्थ अपनी अवस्था बदलते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन होती है जब पदार्थ अपनी अवस्था बदलते हैं, तो ये सारी कंडीशनों को आज एक्सप्लेन करेंगे और डिफिनीशन कैसे याद करनी है, कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पदार्थ अपनी अवस्था बदलते हैं तो अवस्था बदलने की क्या क्या कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है गलनांक, सेकेंड हिमांक, थर्ड क्वथनांक, फिर उसके बाद संघनन, गुप्त ऊष्मा, ऊर्ध्वापात, वाष्पीकरण। ठीक है, तो इन सारे पॉइंटों को आज डिफाइन करेंगे कि इनकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी और कैसे इनका मान परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले आते हैं पदार्थ, तो डिफाइन हो चुका है। अब पदार्थ का सबसे पहला पॉइंट है हमारा गलनांक। कौन सा पॉइंट है? गलनांक, इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक क्या होता है? तो सीधी सी बात, कोई भी तुमसे पूछेगा कि गलनांक क्या होता है या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो सीधी सी बात है तुम्हें एक डिफिनीशन याद रखनी है, इसी से तुम्हारी सारी डिफिनीशन बनेगी। कैसे समझा सकते हो? जैसे पूछ लिया गलनांक क्या है, तो गलनांक एक वायुमंडलीय दाब पर, किस पर? एक वायुमंडलीय दाब पर, ये तुम्हें याद रखना है। एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब क्या होता है? नॉर्मल दाब होता है सतह पर, नॉर्मल दाब जो होता है वो एक वायुमंडलीय दाब होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस, क्योंकि गलनांक है तो गलेगा कौन? ठोस गलेगा। नॉर्मल सी भाषा में पूछ ले गलनांक क्या है, किसी पदार्थ की गलने की क्रिया को गलनांक बोलते हैं, मगर ये उतना प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो साइंस के लैंग्वेज में लिखेंगे एक वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस को दिया गया वह ताप। कोई चीज कब गलती है? जब उसको ताप दिया जाता है। तो एक वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस को दिया गया वह ताप जिस पर वह द्रव में परिवर्तन होने लगता है। क्या होने लगता है? द्रव में परिवर्तन होने लगता है, वह उसको क्या कहता है? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो अब बच्चा, क्योंकि दाब बदलता रहता है, सतह पर दूसरा दाब होता है और ऊपर जाने पर दाब घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम पड़ेगा। तो इसलिए एक वायुमंडलीय दाब इतना याद रखना। अब सेकंड पे आते हैं हिमांक। हिमांक सेम ऐसे ही डिफिनीशन होगी उसकी भी। तो क्या लिख सकते हैं? एक वायुमंडलीय दाब, सेम एक वायु मंडलीय दाब। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब पर, जहां पे यहां पे लिखा है क्या? किसी ठोस को दिया गया वह ताप, तो यहां पर किसी द्रव, क्या कर देंगे? द्रव, लिक्विड, तरल पदार्थ। ठीक है, किसी द्रव को दिया गया वह ताप। सेम डेफिनेशन, बस हमने चेंज क्या किया, यहाँ पे ठोस की जगह पे क्या किया? द्रव। किसी को दिया गया वह ताप जिस पर वह जमना प्रारंभ कर देती है, जिस पर वह जमना प्रारंभ कर देती है। क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है, जमना प्रारंभ कर देती है। तो सीधी सी बात है, सेम एक याद कर लो, उसी से तुम्हारी बन जाएगी। एक वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस की जगह पे क्या है? द्रव या तरल बोल सकते हो। किसी द्रव को दिया गया वह ताप जिस पर वह जमना प्रारंभ कर देती है, ठोस होना प्रारंभ कर देती है, तो वो क्या कहलाता है? तुम्हारा हिमांक। इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब उसके बाद आते हैं क्वथनांक। क्वथनांक, अब बच्चों से पूछ लेते हैं क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक कंफ्यूज पूछ लें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो थोड़ा बहुत बता देंगे। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? उबलना। सीधी सी भाषा में कोई पूछ ले क्वथनांक क्या है, तुम बोल सकते हो क्वथनांक क्या होता है? किसी द्रव के उबलने की क्रिया क्वथन होती है तथा ये जिस ताप पर उबलता है उसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। तो अब सीधी सी बात यहाँ पे आते हैं, तो क्वथनांक की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? क्वथनांक की डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट वह ताप है जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, वो उसमें क्या होता है? क्वथनांक।
बॉइलिंग पॉइंट। और ज्यादा अगर साइंस की लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो वह ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, या करके लिख सकते हो या बोल सकते हो कि वह ताप जिस पर वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वो द्रव क्या करने लगता है, उबलने लगता है। तो द्रव के उबलने की क्रिया को क्वथनांक बोलते हैं। तो क्वथनांक भी क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद में संघनन। संघनन क्या होता है? कंडेंसेशन। इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है तुम्हारा कि किसी ठंडी बोतल को बाहर खुले में रख देने पर उसके ऊपर जल की बूंदें क्यों आ जाती है, तो उसको सीधी सी एक लाइन में लिख सकते हो, वो किसके कारण होता है? कंडेंसेशन के कारण होता है, संघनन के कारण होता है। अब संघनन है क्या? संघनन एक ऐसी क्रिया है, संघनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ताप को, संघनन क्या होता है? ताप को घटाकर दाब को बढ़ाकर गैसों की अवस्था द्रव में बदलती है। अगर गैसों का ताप कम कर दिया जाए और दाब अधिक बढ़ा दिया जाए तो उसके अणु क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। जब अणु पास पास आ जाएंगे तो गैस अवस्था से क्या हो जाएगी? द्रव अवस्था में हो जाएगी। क्योंकि इसके पहले जो पढ़ाया है तुम लोगों को बोले थे कि गैस में अणु क्या होते थे? दूर दूर होते थे, और तरल में क्या होते थे? थोड़ा पास पास होते थे, और ठोस में सबसे पास पास होते थे। तो अब ये गैस है अवस्था में होता है, जब इस पर हम दाब बढ़ाएंगे तो इसके अणु क्या होंगे? पास पास आएंगे। और ताप बढ़ाएंगे तब भी, ताप घटाएंगे तब भी इसके अणु क्या होंगे? पास पास में आएंगे। जब अणु पास में आएंगे तो इसकी अवस्था परिवर्तित होगी। अवस्था परिवर्तित होगी तो ये ठोस से क्या हो जाएगा? तरल। क्या हो जाएगा? तरल, यानी द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो वैसे ही बोल सकते हैं संघनन क्या है? ताप को घटाकर और दाब को बढ़ाकर, ताप को घटाकर और दाब को बढ़ाकर गैस को द्रव में परिवर्तित करने की क्रिया संघनन कहलाती है। इसे कंडेंसेशन भी बोलते हैं। और घरों में जो एलपीजी गैस यूज होती है वो इसी के प्रोसेस पे यूज होती है, क्योंकि वो गैस होती है और उसके सिलेंडर में कभी हिला के देखोगे तो उसमें लिक्विड लगता है, पानी भरा है, तो पानी नहीं होता, वो गैस होता है। क्यों गैस? गैस को तरल फॉर्म में भरा जाता है। गैस होती है, उसको उच्च दाब पर दाब बढ़ा दिया जाता है और ताप कम कर दिया जाता है, इसलिए वो ठंडा सिलेंडर भी लगता है तुम्हें। ठीक है, दाब को बढ़ाकर और ताप को घटाकर द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। अब उसके बाद आता है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा को बताने की है, पहला हो जाएगा, यानी कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसकी डिफिनेशन पूछी जाए कि गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो सीधी से गलन का मतलब होता है गलाना। तो बोल सकते हैं एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है, यानी 1 किलो बर्फ है उसको गला के 1 लीटर पानी पूरा बदल दें, तो उसके लिए जितनी ऊष्मा देंगे वो उसकी क्या कहलाएगी? गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाएगी? गलन की गुप्त ऊष्मा। इस प्रकार गलन की गुप्त ऊष्मा के साथ साथ अब दूसरा आएंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्प किसको बनवाते हैं? द्रव बनता है, वाष्प लिक्विड होता है, वो क्या होता है? वाष्प बन जाता है, वेपर बन जाता है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम वही रखना है। ये इसकी थी डिफिनेशन। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने पर जो ऊष्मा दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा। अब सेकंड है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंजिंग करनी है। क्या करेंगे हम? इसको हटाते हैं, इसको लाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? 1 kg, kg को हम क्या कर देंगे? लीटर, या 1 लीटर द्रव, यहाँ पे कर देंगे द्रव। 1 लीटर द्रव को गैस में, इसमें वाष्प में, वाष्पन है ना, तो वाष्प में बदलने पर जो ऊष्मा दी जाती है उसे क्या बोलेंगे? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो हमारा चेंज क्या हुआ? ये वाष्पन पूछे तो द्रव, लिक्विड का वाष्पन किया जाता है। तो 1 लीटर द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया के लिए जो ऊष्मा दी जाती है वो क्या कहलाती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अगर पूछ लें गलन की गुप्त ऊष्मा तो 1 किलो ठोस को गलाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे क्या बोलेंगे? गलन की गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्लियर हो गया होगा तुम्हारा। ऊर्ध्वपातन। अब आता है तुम्हारा ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। अब ऊर्ध्वपातन क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे ऊर्ध्वपातन को? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन पदार्थ में होने वाली ऐसी क्रिया है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया में किसी ठोस, क्या करते हैं? किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में
ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है। द्रव नहीं बनता है, सीधे गैस में बदल जाता है। नॉर्मल तो क्या होता है, कोई होता है सॉलिड, इसको गर्म करते हैं क्या बनता है, लिक्विड बनता है, लिक्विड बनता है। और लिक्विड से क्या बनता है, गैस बनता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन होती है। मगर इसमें क्या होता है, इसमें अगर ताप देंगे तो बीच वाली कंडीशन हट जाती है, ये होता ही नहीं, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो सॉलिड से किसी सॉलिड को अगर ताप देंगे तो वो लिक्विड ना बनकर गैस बन जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अब इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल जरूर याद रखना, पेपर में से एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल इसका होता है नौसादर, नौसादर जिसको अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। और दूसरा इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कपूर, कपूर। और तीसरा ले सकते हैं आयोडीन, आयोडीन। ये सारे हमारे ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं। तो ऊर्ध्वपातन फिर से एक बार क्लियर करना चाहेंगे। ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को ताप दिया जाता है तो वो द्रव में न जाकर सीधा गैस में चली जाती है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल है नौसादर, कपूर, आयोडीन। क्लियर। आते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होती है। अब पदार्थ की वाष्पीकरण वह प्रवस्था होती है, बोल सकते हैं वाष्पीकरण में, वाष्पीकरण के लिए डिफिनेशन लिख देते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा तुम लोगों को। हाँ, अब बोल सकते हैं वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण में किसी द्रव को क्वथनांक के नीचे, यानी वो उबले ना, इतना ताप ना दे दिया जाए, तो क्वथनांक के नीचे ताप पर, क्वथनांक के नीचे कोई भी ताप हो उसका, ठीक है, क्वथनांक के नीचे ताप पर वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। तो तुम्हें याद करना, इतना याद रखना है, वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसमें क्वथनांक के नीचे ताप पर किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। इसमें भी एक वायुमंडलीय दाब तुम शामिल कर सकते हो, अगर करना चाहो तो एक वायुमंडलीय दाब शामिल कर सकते हो, क्योंकि ये वायुमंडलीय दाब पर कराई जाती है। एक वायुमंडलीय दाब इसमें शामिल कर सकते हो, ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब पर या बोल सकते हैं वाष्पीकरण में किसी द्रव को क्वथनांक के नीचे ताप पर वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो कारक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कारक आप समझ लीजिए। जैसे होता ताप, अगर ताप बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होगी, ठीक है। और दूसरा होता है सतह, सतह, अगर सतह बढ़ेगी तब भी वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होगी, और सतह छोटी होगी तो वाष्पीकरण की क्रिया धीमे होगी। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर कपड़े को फैला के डाला जाए जल्दी सूखता है, और पूरा एक साथ लपेट के रख दिया जाए तो वो देर से सूखता है, उसका पानी देर से निकलता है, ठीक है। तो पहला हो गया ताप, दूसरा हो गया सतह, और तीसरा हो जाएगा वायु। वायु, वायु में क्या होता है, जब हवा तेज चलती है तो वाष्पीकरण भी तेजी से होता है, और जब हवा नहीं चलती है तो वाष्पीकरण की क्रिया धीमी होती है। और चौथा होता है आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है वायु में नमी। आर्द्रता को क्या बोलते हैं, वायु में नमी। अगर वायु में नमी है तो वाष्पीकरण की क्रिया कम होगी, अगर वायु में नमी ज्यादा है तो वाष्पीकरण की क्रिया कम होगी, ठीक है। अगर वायु में नमी ज्यादा है तो वाष्पीकरण की क्रिया कम होगी, और वायु में नमी नहीं है तो वाष्पीकरण तेजी से होगा। इसका रीजन आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों को बारिश में ज्यादा पसीना आता है और वो सूखता नहीं है, तो उसे बोलते हैं क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता होती है बारिश में, तो इसलिए अधिक पसीना आता है और सूखता नहीं। गर्मियों में पसीना आता है और सूख जाता है, ठीक है। तो ये चार फैक्टर्स होते हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, ताप, सतह, वायु और आर्द्रता। आर्द्रता सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अब तुम लोगों को वाष्पीकरण का टॉपिक क्लियर ही हो गया होगा। अब आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और इसी के साथ आपको अब अगले वीडियो में एक एमसीक्यू क्विज लाएंगे, तो एमसीक्यू वो जरूर सॉल्व कीजिएगा आप लोग, क्योंकि उससे आपको कंपटीशन और अपनी क्लास में भी उससे लाभ मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।